चलो जी स्टार्ट करते हैं आगे। तो हाँ जी, हाँ जी, एनपीटीईएल बहुत सारे कोर्सेस ऑनलाइन चलाते हैं लोग स्किल के लिए। तो अभी के लिए मैं ये मान लेता हूँ फिर 2024, 23, 22 के क्वेश्चंस हो गए हैं। अब ये बताओ 2021 के पेपर ट्राई करके आए हो? ओपन करें तो ये 20, चलो डाउनलोड कर लेता हूँ, ड्राइव में भी होगा ऐसे, ये डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो अच्छा, इसमें अलग वो हो गया, यहाँ वेबसाइट पे होगा ना PYQ, तो यहाँ पे है ना, इस वेबसाइट पे दे रखा है पेपर 2012 से 24 तक का, है ना। तो हमें चाहिए MS का 2021, है ना। 24, 23, 22 वाले हमने डिस्कस किए, 21 वाले पे आते हैं। तो जो लोग 2021 के पेपर ट्राई करके आए हो वो डाउट पूछो, जो नहीं ट्राई करके आओ बैठ के चुपचाप देखो या जाके सॉल्व करो, अभी क्लास लीव कर दो, बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना, पहले सॉल्व करके फिर डाउट पूछो, ठीक है। तो 2021 में जो क्वेश्चन है 1920, जो लोग ट्राई करके आओ वो डाउट पूछो, बाकी लोग आराम से ट्राई करो फिर डाउट पूछना, सारे हो जाए बहुत अच्छा है, नहीं हो तो यहाँ पूछो। तो ये तो मार्क्स टू ऑल वाला क्वेश्चन है, कुछ प्रॉब्लम होगा लेकिन मैं ऐसे बता देता हूँ मेरे पर्सपेक्टिव से। सर इसमें थीटा का एमएलई और T-5 से U+5 है। फिर ए ऑप्शन तो आ रहा है बट उसके बाद ए कैसे आ रहा है? ए यूनिक है, यूनिक समझ नहीं आता है, यूनिक यूनिक का नहीं है, मतलब फिर वो पूरा रेंज में आ रहा है। हाँ तो ए ऑप्शन कैसे ट्रू होगा? सर मार्क टू ऑल दिया है कि मान सर। हाँ मार्क्स टू ऑल दे वो तो छोड़ो ना, तुम अपने ही दिमाग से उसमें कुछ प्रॉब्लम होगा, मे बी थीटा पे इन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगाया, मान लो थीटा यहाँ 0 हो गया फॉर एग्जाम्पल, अगर थीटा तो यहाँ इन्होंने लिखा है कि अच्छा यहाँ थीटा तो पॉजिटिव ले रखा है ऐसे, तो 0 तो नहीं लेगा, लेकिन ऐसा कुछ प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में होगा। लेकिन अभी तुम क्वेश्चन को सही मान के सॉल्व करो, तुम्हारे हिसाब से क्या है। मैं फिर से बताया हूँ कि मार्क्स टू ऑल का क्या प्रोसेस होता है, कि जनरली जब शुरू में आंसर की आते हैं, फिर जैसे बहुत सारे लोगों ने सॉल्व किए, किसी को लगा कुछ प्रॉब्लम है क्वेश्चन में, वो हो सकता है हमें तुम्हें ना दिखे, तो कुछ लोगों को दिखता है, तो वो फिर चैलेंज किया, अब उनको लगा कि सही पॉइंट है, तो फिर वो मार्क्स टू ऑल कर देते हैं, इस तरह से है। तो तुम्हें मार्क्स टू ऑल देख के नहीं सॉल्व करना, तुम्हें क्वेश्चन सही मान के तुम सॉल्व करके देखो तुम्हारा लॉजिक क्या कहता है। सो यहाँ पे है, अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो दिखेगा, नहीं दिखेगा तो कुछ आंसर आएगा तुम्हारा, उसमें क्या है। सो यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव भी तो हो सकती है, यहाँ इन्होंने थीटा को पॉजिटिव कर दिया है। अच्छा यहीं पे प्रॉब्लम आई थिंक है, जैसे थीटा की वैल्यू उन्होंने कहा पॉजिटिव ही है, तो थीटा-5 से थीटा+5, ये एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, अगर थीटा है ना, एक्स तो नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन 1/थीटा का भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ओके, इसलिए ही प्रॉब्लम होगा। देखो जैसे बता देता हूँ प्रॉब्लम क्या है, एनीवे पहले तुम सॉल्व करके देखो सही से। तो इस तरह क्वेश्चन तो क्लास में किए है ना। तो XI जो है यूनिफॉर्म थीटा-5 से थीटा+5 है, सो XI माइनस थीटा -5 से 5 है। सो हमें क्या करना है, एक्चुअली एमएलई चाहिए ना, तो एमएलई के लिए सीधा सीधा लाइक्लीहुड फंक्शन लिख लो, जितना चक्कर मत छोड़ो। तो पहले PDF लिख लो FX का, तो 1/10 तो एंड XI की वैल्यू जो है थीटा-5 से थीटा+5 में, ये मैंने लिखा है PDF ऑफ X, ठीक है। अभी आप क्या करेंगे, आप लाइक्लीहुड फंक्शन निकालेंगे। सो लाइक्लीहुड फंक्शन विल बी 1/10 की पावर n, है ना। तो PY को कंप्लीट कर लो, जो बचेगा तो उसके बाद फिर हम मॉक टेस्ट करेंगे, कंप्लीट हो जाएगा तो।
ठीक है ना, मतलब पीवाई को जितना जल्दी कंप्लीट कर लो, जितना डाउट हो जाएगा, फिर हम लोग मॉक टेस्ट डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, एक एक मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे। तो ये है, यहाँ सैंपल साइज n है और यहाँ मुझे थीटा में इंटरेस्ट है, ठीक है ना। सो थीटा की वैल्यू निकालो, तो यहाँ से आएगी थीटा -5 लेस देन ईच एक्स आई, तो थीटा -5 लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ ऑल एंड थीटा +5 इज मैक्सिमम ऑफ ऑल। सो ये है थीटा +5 इज मोर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ऑल। तो यहाँ से अगर आप सिंप्लीफाई करोगे, सो थीटा की रेंज जो आ जाएगी ना, तो यहाँ पे आया थीटा जो है लेस देन इक्वल टू है फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक +5, मोर देन इक्वल टू आएगा nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक -5, ठीक है। जैसे अभी के लिए एक चीज समझो, मान लो थीटा की वैल्यू 1 है अभी के लिए, मान लो अगर, तो ये xi का रेंज क्या होगा, -4 से 6 हो जाएगा, है ना। तो xi तो नेगेटिव वैल्यू भी ले सकता है, xi का रेंज क्या होगा -4 से +6, तो xi कैन टेक नेगेटिव वैल्यू। बट यहाँ पे जो इन्होंने क्या कह दिया, थीटा पॉजिटिव है, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन एस्टिमेटर नेगेटिव आ सकता है, ना ऐसा। अगर वैल्यूज कुछ ऐसा ले लें हम कि रैंडम सैंपल साइज n का है, और मान लो एक ऐसा केस आया कि सारी सैंपल वैल्यूज नेगेटिव है, तो उस केस में ये तो t + u भी नेगेटिव आ सकती है, तो उस तरह से ये वैल्यूज होगी, तो ये नेगेटिव हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी। इसीलिए लॉजिकली इन्होंने मुझे लगता है गलती किया है यहाँ पे थीटा को, है ना। और अगर वैसा नहीं देता तो 1/θ में प्रॉब्लम आती है ना। अगर वो थीटा को पॉजिटिव, इनको ऐसा लिखना चाहिए था यहाँ पे कि थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, तो इतना लिख देता, लेकिन वहाँ भी फिर दिक्कत आती कि u + b अगर 0 हो गया किसी पॉइंट पे, तो ऐसा कुछ हो जाए फॉर एग्जाम्पल, तो इसलिए मार्क्स टू ऑल हुआ है, क्योंकि इन्होंने थीटा और xi में बैलेंस नहीं बना पाए। एनीवे हमें सॉल्व करना है, मान लो क्वेश्चन सही है, अभी के लिए सॉल्व करके देखो। तो यहाँ से क्या होता है, सो लाइक्लीहुड फंक्शन तो कांस्टेंट है, एंड कांस्टेंट फंक्शन इज मैक्सिमम एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन, है ना। जो कांस्टेंट फंक्शन है इज मैक्सिमम एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन, तो डोमेन का हर पॉइंट ये डोमेन है लाइक्लीहुड फंक्शन का। सो दिस फंक्शन इज मैक्सिमम एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। तो यहाँ से MLE क्या हो गया, सो MLE ऑफ थीटा इज, यहाँ से आ जाएगा nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स -5 टू फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स +5। तो इस इंटरवल का हर पॉइंट MLE है, ठीक है ना। जैसे मैं तुम्हें कह रहा था कि मान लो ऐसा हुआ कि सैंपल वैल्यू सारी नेगेटिव आ गई, तो उस तरह से ऐसा हुआ कि, है ना, कि MLE भी नेगेटिव आ गया, तो यहाँ पे ये तो नेगेटिव कभी नहीं होगा, ये नेगेटिव आ सकता है, तो ऐसे लॉजिकली क्वेश्चन गलत नहीं हो जाएगा। तो अभी के लिए मान लो, चलो ठीक है, वो थीटा पे ध्यान नहीं देते हम, अगर कि थीटा ठीक है नॉन जीरो वैल्यूज है, या थीटा ऐसी है जो सुटेबल वैल्यूज हैं, तो उसके लिए क्या होगा, आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पे इस बीच का हर नंबर MLE है, सो MLE ऑफ थीटा इज इंटरवल दिस, इसके बीच का कोई भी पॉइंट लेंगे वो MLE हो गया। अब जैसे इन्होंने नाम दिया है T और U दे रखा है, T क्या है, T इज द वैल्यू मैक्सिमम, U इज द मिनिमम, तो ये मतलब U + 5 और ये T - 5, ये है, ये हमारा थीटा कैप मतलब MLE, या T ले लो, तो ये MLE जो है इस इंटरवल का कोई पॉइंट हो सकता है। अब कह रहा है कि इसमें एक इसका एवरेज ले लोगे, तो एवरेज लोगे तो T + U/2 इज एन MLE, ये है। तो इसका MLE किसका, ऑफ थीटा। और हम लोग इनवेरियंस प्रॉपर्टी जानते हैं कि इफ T इज द MLE ऑफ थीटा देन GT इज द MLE ऑफ G थीटा फॉर एवरी थीटा। सो यहाँ से अगर T + U MLE थीटा का है, सो 2/T + U इज एन MLE ऑफ 1/θ, ठीक है ना। अब क्या है यहाँ पे, मान लो जैसे U जो है, एक है मैक्सिमम वैल्यू, एक है मिनिमम वैल्यू। अब ऐसा अगर सैंपल आ गया, फॉर एग्जांपल मान लो ऐसा हुआ, U तो एस्टिमेटर है, तो अगर एस्टिमेटेड वैल्यू मान लो ऐसा हुआ एग्जांपल के लिए कि मैक्सिमम जो है T की वैल्यू +2 आ गई एग्जांपल के लिए, और U -2 आ गई, तो उस केस में 2/0 तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो हमारा सपोर्ट में नेगेटिव वैल्यू भी आ सकता है रेंज में x की वैल्यू। तो अगर T + U अगर किसी केस में 0 हो गया, तो वो तो फिर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो मार्क्स टू ऑल इसलिए किया गया क्योंकि लॉजिकली क्वेश्चन बनाने में उन्होंने गलती किया है। बाकी अगर तुम कंडीशन इग्नोर करोगे, ठीक है, कोई ध्यान नहीं, तो ये आंसर है। तो अभी के हिसाब से यूनिक कह रहा है तो ये गलत है, ये एक MLE है, ये सही है, अगर हम उस थीटा की कंडीशन पर ध्यान ना दे तो। क्योंकि यहाँ पे जरूरी थोड़ी है कि T + U हमेशा नॉन जीरो आएगा, T एक
मिनिमम है एक मैक्सिमम है, तो एक -2 एक +2 हो जाए, एक +1 एक -1 हो जाए, ऐसा वैल्यू अगर आ जाए, सैंपल ऐसे ही मिल जाए कि जहाँ पे ऑब्जर्व वैल्यू का सम 0 हो जाए, तो क्या होगा, तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा। तो इसलिए इसे मार्क्स टू ऑल इसमें है, लेकिन वो सब छोड़ो, वहाँ देखो कह रहा है एमएलई ऑफ 1/3 डज नॉट एग्जिस्ट, ये तो गलत है, एग्जिस्ट कर रहा है। यू या अगर मान लो ऐसा, जैसे ये वाला केस भी ट्रू हो सकता है, कब, जब मैंने जैसे कहा ये सी ऑप्शन कब ट्रू हो सकता है, अगर ऐसा हो जाए कि टी प्लस यू 0 हो जाए, बट हमेशा 0 होगा ऐसी गारंटी नहीं है। बट अगर ऐसा केस आ गया जहां पे टी प्लस यू 0 हो जाए, कि मैक्सिमम nth ऑर्डर स्टैट्स 2 है, फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स -2 है फॉर एग्जांपल, तो सम 0 हो गया, तो ये तो डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगी। तो कुछ केस में सी ऑप्शन भी सही हो सकता है, अगर सैंपल वैल्यूज वैसा हो गया तो ये भी सही हो सकता है, डज नॉट एग्जिस्ट, और ये भी सही हो सकता है अगर नॉन जीरो है तो, इस तरीके से। तो ये तब सही होगा जब ये टी प्लस यू 0 हो जाए, तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगर टी प्लस यू को नॉन जीरो मान के चलोगे, पॉजिटिव मान के चलोगे, अगर टी प्लस यू को अज्यूम कर लो पॉजिटिव ही है, क्योंकि थीटा तो पॉजिटिव है, तो जब 1/θ पॉजिटिव है तो ऑब्जर्व वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, तो इसका मतलब अगर पॉजिटिव मान लोगे तो बी ऑप्शन सही है, अगर 0 कहीं पे आ गया तो सी ऑप्शन सही है। तो इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है, इसलिए इन्होंने मार्क्स टू ऑल किया है। u+8 एमएलई है थीटा का, u+5 है, u+8 तो बाहर आ गया, तो ये गलत है। तो अभी मैं है ना कह रहा हूँ कुछ पॉइंट पे हो सकता है कि बी सही है, कुछ के लिए सी सही है, जबकि ये सिंगल करेक्ट है ना, MSCQ है, तो है ना कुछ बच्चे हो सकते बी लगाए हो, कुछ सी लगाए हो, ये सोच के कि टी प्लस यू 0 भी हो सकता है, तो इसलिए बोलेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। कुछ बच्चे लगाए होंगे ये है कि उन्होंने अज्यूम कर लिया होगा कि टी प्लस यू पॉजिटिव ही होगा, तो इसीलिए कुछ ने बी लगाया, कुछ ने सी लगाया, फिर वो ऐसा है ना, तो उन्होंने एक आंसर की में कुछ दिया होगा, फिर बाद में मार्क्स टू ऑल हो गया, क्योंकि ये गलत हो गया। तो दो अलग अलग सिचुएशन में है ना, जब अज्यूम करोगे टी प्लस यू पॉजिटिव है तो ये सही है, अगर हम किसी केस में ऐसा हुआ कि टी प्लस यू 0 हो गया तो ये सही होगा, तो इसलिए क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, इसलिए मार्क्स टू ऑल हुआ है यहाँ पे। ट्वेंटी में तो ग्राफ बनाए करना था। हाँ ये पीडीएफ चेक करके ट्राई कर रहे थे ना प्रोबेबिलिटी, तब बहुत लेंदी भी हो रहा था और हो भी नहीं रहा। पीडीएफ से मुझे भी नहीं आता, ठीक है ना, मैं भी ग्राफ बना के करूंगा, पीडीएफ से मुझे भी नहीं आता। ये ग्राफ बना के जैसे क्लास में कराए होंगे, ग्राफ बनाओ, पॉइंट लोकेट करो, लेफ्ट साइड की प्रोबेबिलिटी से दिख जाएगी कौन ज़्यादा कौन कम है, कॉम्प्लीमेंट ले लो, उससे आ जाएगा जो क्लास में कराएंगे। पीडीएफ से मुझे भी नहीं आता ये, क्योंकि तुम chi² 6 का पीडीएफ, हाँ हाँ होता है तो स्ट्रेच होता है। इंटरसेक्ट करेगा उस तरह से, वहाँ पे मैंने क्लास में कराया होंगे ना ये, तो उस तरह से ग्राफ बना के chi² का पीडीएफ से, पीडीएफ के ग्राफ से, क्योंकि पीडीएफ को इंटीग्रेट करके करोगे वो बहुत लंबा इंटीग्रेशन होगा, वो बाई पार्ट 3-4 बार लगाना पड़ेगा, कर सकते हो, बहुत लेंदी होगा, तो बेटर है ग्राफ बनाए कर लो जो मैंने क्लास में कराए होंगे, ठीक है। तो उस तरीके से आता है ना, ये बताना है। तो ग्राफ देख लो, chi² ग्राफ क्या उसके हिसाब से लोकेट कर लो, ये हाँ जी, जिन लोगों ने ट्राई किया 2021 का पेपर वो पूछ सकते हो ना, 7, 10, 11, तो सर 7, 9, 11 है। अच्छा 7, 9, 11 ओके, तो 7, 9, 11 7 एम बी द 3x3 रियल मैट्रिक्स सच दैट, और इसका रिटर्न सॉल्यूशन भी दिया हुआ है ना हमने, तो उसका भी हेल्प ले सकते हो, पिछले साल के रिकॉर्डेड वीडियो है, वहां से भी तुम पिछले साल 2005 से 24 तक ऑलरेडी अब पे अपलोडेड है, 23 तक का अपलोडेड है, 24 का भी हो गया है अब तो पिछले साल जो मैं डिस्कशन कराए थे 2005 से 24 का, वो भी रिकॉर्डेड अवेलेबल है, वहाँ से भी हेल्प ले सकते हो। तुम्हें रिटर्न सॉल्यूशन ग्रुप में ऑलरेडी भेज रखा है मैंने, उसका हेल्प ले सकते हो, तब भी नहीं होता है तब डाउट पूछो, ये चीज़ें हैं, नहीं तो ये जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, फिर मॉक टेस्ट डिस्कशन होगा। सो M be the 3x3 real matrix such that this be the eigenvector of M corresponding to the distinct eigenvalues of M। तो यहाँ पे सिंपल थ्योरम ये होता है कि आइगन वेक्टर्स corresponding to distinct eigenvalues आर लिनियरली इंडिपेंडेंट वैक्टर्स, ठीक है। और अगर 3 वैक्टर लिनियरली इंडिपेंडेंट है
तो इससे जो मैं मैट्रिक्स बनाऊंगा उसका रैंक कितना बनेगा? 3 So these v1, v2, v3 are linearly independent vectors because they are eigen vector of 3 distinct eigen values. तो distinct eigen value corresponding जो भी vectors आएंगे वो linearly independent होंगे, वही eigen space बनाते हैं. तो अब इन 3 vectors अगर मैंने मैट्रिक्स बना लिया 1 2 3 पहला वेक्टर, 1 1 1 दूसरा वेक्टर, 0 -1 अल्फा तीसरा वेक्टर. अब ये तीनों वेक्टर linearly independent है, तो नंबर ऑफ linearly independent कॉलम्स इज द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, डेफिनेशन है. तो इस मैट्रिक्स का रैंक 3 हो गया है ना. सो इस मैट्रिक्स मान लो अभी के लिए मैट्रिक्स M है, तो इसका रैंक 3 हो गया. और अगर मैट्रिक्स का रैंक 3 है, दिस हैज रैंक 3, और मैट्रिक्स का रैंक 3 है, तो डिटर्मिनेंट के बारे में क्या बोल सकते हैं? सो फुल रैंक मैट्रिक्स है ये. सो ये फुल रैंक मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि फुल रैंक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कभी 0, क्योंकि रैंक 3 है, हमने क्लास में कराया ना कि रैंक n है इफ एंड ओनली डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो, तो इन्वर्टिबल है तो नॉन जीरो. अब सॉल्व करो आ जाएगा. तो यहाँ से देखो कुछ आएगा अल्फा, पहले डिटर्मिनेंट निकालो इसका, पुट करो नॉन जीरो, फिर बाकी दिख जाएगा यहाँ से. -2 सो -2 क्या आता है? अल्फा इज नॉट इक्वल टू -2. यस सर. ओके, तो ये पूछ क्या रहा है? देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल वैल्यू ऑफ अल्फा. तो बताओ कौन सा पॉसिबल वैल्यू नहीं है अल्फा की? -2. क्योंकि अल्फा अगर -2 होगा तो डिटर्मिनेंट m क्या होगा? 0 होगा, इफ एंड ओनली इफ है. तो डिटर्मिनेंट 0 नहीं होने के लिए अल्फा को -2 नहीं होना चाहिए. तो यही पूछ रहा है कि अल्फा की वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए. तो अल्फा की वैल्यू -2 नहीं होना चाहिए, नहीं तो डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा. और डिटर्मिनेंट अगर 0 हो गया तो ये लिनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ सॉल्व करो. ये आई थिंक अल्फा -2 आएगा. अल्फा -2 शुड बी नॉन जीरो, तो अल्फा शुड बी नॉट इक्वल टू -2. वही पूछ रहा है कौन सा वैल्यू अल्फा नहीं हो सकती. तो अल्फा -2 नहीं हो सकती है. 7 के बाद क्या 9 था? तो 9th में क्या है? तो आसान क्वेश्चन बेस थ्योरम का है भाई. ये सब क्यों नहीं कर पा रहे हो? और ये सब क्लास में करा रखा हूँ, जब बेसिक प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहा था, लेकिन वही कोई रिवाइज करने का किसी को कुछ नहीं है. ये सब क्लास में जब बेसिक प्रोबेबिलिटी पढ़ाए होंगे शुरू में, तभी सॉल्व कराए होंगे ये सब. लेकिन दिक्कत है आधा बच्चा देख के ही छोड़ देगा, इतना लंबा क्वेश्चन है, वो देख के उसका पेशेंस खत्म हो जाएगा, नहीं मेरे बस का नहीं है. There are 3 urns labeled urn 1, urn 2, u1, u2, u3. u1 contain, so u1 contain 2 white 2 black, और u2 contain 1 white 3 black, u3 contain 3 white 1 black. Consider 2 coins with probability of attending head in their single trial is 0.2 and 0.3. तो 2 कॉइन है, पहले पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 0.2 है, दूसरे पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 0.3 है. इस तरह से है. तो कह रहा है द 2 कॉइन्स आर टॉस्ड इंडिपेंडेंटली वंस. ठीक है. एंड एन अर्न इज सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग स्कीम. अर्न 1 इज सेलेक्टेड इफ 2 हेड्स आर ऑब्टेन्ड. तो भाई पूछ रहा है कि अर्न 3 हमारे पास बैग है, उसमें से पहला बैग कब चूज करूंगा? हमने 2 कॉइन को टॉस किया, दोनों पे हेड आ गया तो फर्स्ट अर्न या फर्स्ट बैग चूज करेंगे. अभी मैं बैग बोलता हूँ. तो दोनों पे हेड क्या आएगा? तो पहले पे हेड आने के 0.2, दूसरे पे 0.3. तो ये सब क्लास में नहीं कराए हैं, मतलब जो बच्चा है या शुरू से अगर होगा तो कई बार करा रखा है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.06 हो गया. अर्न 3 सेलेक्टेड इफ 2 टेल्स आर ऑब्टेन्ड. तो अर्न 3 मतलब दोनों पे टेल आएगा, तो पहले पे टेल आने की प्रोबेबिलिटी 0.8, दूसरे पे टेल आने की 0.7, तो 0.56. अदरवाइज अर्न 2 सेलेक्ट होगा. सो अर्न 2 सेलेक्ट होने की रिमेनिंग प्रोबेबिलिटी, तो 1 में से घटा दो दोनों का सम, तो 56 + 6
62, तो 62 घटाओगे 100 में से, सो 0 पॉइंट कितना आएगा 38। सो ये हो गया। तो अर्न 1, अर्न 2, अर्न 3 सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी मुझे पता चल गया। अब पूछ रहा है कि अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द सेलेक्टेड रूम। तो पहले तो क्या होता है, मेरे पास 3 बैग्स है, एक बैग या एक अर्न सेलेक्ट करना है, उसके बाद मुझे एक बॉल ड्रॉ करना है। देन प्रोबेबिलिटी दैट अर्न 1 इज सेलेक्टेड गिवन दैट बॉल इज ड्रॉन इज वाइट। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि U1 सेलेक्ट हुआ गिवन कि जो बॉल था वो वाइट था। तो लगाओ बेस थ्योरम इस पे। बेस थ्योरम में क्या फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अर्न 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट व्हेन अर्न 1 इज सेलेक्टेड अपॉन वाइट व्हेन अर्न 1 इज सेलेक्टेड, ऐसे चलता रहेगा। लगाओ इसे फॉर्मूला, क्या ये सब कुछ इसमें गिवन है क्वेश्चन में, अभी रहने दो। सो यहाँ पे अब देखो सारा इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है, क्वेश्चन में सब इन्फॉर्मेशन है, पुट करो 1 बाई 1, लिख ही रखा मैंने देखो। तो अर्न 1 सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 0.06। अगर अर्न 1 सेलेक्ट किया तो वाइट आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, कितने वाइट है, 2 है 4 में से, तो ये तो न्यूमरेटर हो गया, अपॉन सेम चीज यहां आएगा, अर्न 2 सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है 0.38, और अगर अर्न 2 सेलेक्ट किया तो वाइट आने की क्या प्रोबेबिलिटी है 1/4। अर्न 3 सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है 0.56। अगर अर्न 3 सेलेक्ट किया है तो क्या प्रोबेबिलिटी है वाइट आने की 3/4 है ना, 3/4। करो भाई सिंप्लीफाई इसको। ये सब 12th क्लास का क्वेश्चन है, जाके तो एनसीईआरटी में ऐसे बड़े पड़े हैं क्वेश्चन, क्लास 12th के एनसीईआरटी में बेस थ्योरम में टोटल प्रोबेबिलिटी पे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वहाँ पे। ऑप्शन ए। ठीक है भाई, सॉल्व कर लो। ये आएगा 6/109। सर क्वेश्चन 8 का ऑप्शन डी। रुक जाओ। इसमें क्या है कि एक फंक्शन दे रखा हमें, क्या पूछ रहा है कि डिनोट द फर्स्ट पार्ट दे देते ओके। सो कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, तो कह रहा है कि एफ एक्स पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है और बाउंडेड है हर एक्स वाई पे। तो तुम्हें अभी एक पॉइंट पे पहले चेक करो, मेनली उस पॉइंट पे चेक करो जहाँ पे तो ये ओरिजिन पे तुम्हें मेनली चेक करना है, क्योंकि फंक्शन का प्रॉब्लम ओरिजिन पे है। 0 0 रखोगे नॉट डिफाइंड आ सकता है, मतलब वो डोमेन में अनबाउंडेड हो सकता है। तो पहले तुम चेक करो कि क्या ये हर पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रही है, तो मेनली 0 0 पे चेक करना, बाकी पे तो एग्जिस्ट कर ही रही है ना, मेनली चेक करना है 0 0 पे। सो ये तो निकालना आता होगा, एफ एक्स एट 0 0। सो लिमिट h टेंस टू 0, एफ एक्स एट 0 प्लस h कॉमा 0 माइनस f 0 0 अपॉन h। तो यहाँ से आएगा लिमिट h टेंस टू 0, h 0 की वैल्यू x को h रखना है, y को 0, तो ये 0 माइनस 0 अपॉन h, ये आ गया 0, तो एग्जिस्ट करती है। ऐसे ही अभी मैं एफ वाई निकाल लेता हूँ, तो डायरेक्टली डेफिनेशन लगा देता हूँ। तो लिमिट k टेंस टू 0, तो यहाँ होगा 0 कॉमा k, तो आएगा k क्यूब अपॉन k स्क्वायर, क्योंकि 0 k होगा, माइनस 0 अपॉन k, तो ये वैल्यू सिंप्लीफाई होके 1 आएगी। तो एग्जिस्ट तो कर रही है दोनों, है ना। तो बस मैं ये चेक कर रहा था अभी कि ये एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं, और ओरिजिन पे एग्जिस्ट करेगी, बाकी पॉइंट पे एग्जिस्ट करना ही है, क्योंकि इस फंक्शन का जो टर्निंग पॉइंट है वो ओरिजिन है,
बाकी पॉइंट पे तो फंक्शन वेल डिफाइंड है, तो उसको डिफरेंशिएट करो, मिलेगा ही। अब रहता है बाउंडेड की बात, तो डिफरेंशिएट कर लो, और एफ वाई 0 0 एग्जिस्ट एंड एफ वाई इज कॉन्टीन्यूअस, तो एफ वाई 0 0 एग्जिस्ट तो करता है ना। अब क्वेश्चन है क्या ये कॉन्टीन्यूअस है 0 पे, तो कॉन्टीन्यूअस होने के लिए क्या चाहिए, लिमिट, है ना। ओके, तो डिफरेंशियबिलिटी चेक करो, आई थिंक डिफरेंशिएबल आ जाएगा शायद, ये क्यूब है ना। डिफरेंशियबिलिटी के लिए क्या कंडीशन था, चलो पहले डिफरेंशियबिलिटी चेक करता हूँ, फिर बाउंडेड पार्ट पे आते हैं। तो डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए क्या तरीका था यहाँ पे, लिमिट एच के टेंस टू 0 0, है ना, एफ ऑफ एच के मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, मैं फॉर्मूला नहीं लिखता हूँ, डायरेक्टली जो फॉर्मूला है उसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ। सो होता था एफ ऑफ एच कॉमा के, ठीक है, 0 0 पे चेक कर रहा हूँ डिफरेंशियबिलिटी। सो एफ ऑफ एच कॉमा के, तो ये आ जाएगा एच क्यूब, नहीं के क्यूब ना, सो यहाँ पे आएगा के क्यूब अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है, माइनस, सॉरी क्या था, हाँ एफ 0 0 ना, सो माइनस एफ 0 0 0 माइनस एच टाइम एफ एक्स एट 0 0 0 है, माइनस के टाइम एफ वाई एट 0 0 जो कि 1 है, अपॉन रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब ये देखो लिमिट 0 आएगी क्या, क्वेश्चन ये है, तो अगर ये लिमिट 0 आ जाएगी मतलब ये डिफरेंशिएबल है, अगर लिमिट 0 नहीं आती है तो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसको सेपरेट कर लो चाहो तो, है ना, ये एलसीएम ले लो जैसे भी समझ आए तुम्हें। तो यहाँ पे अगर एक के क्यूब है, ये एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर है, यहाँ लीनियर मतलब डिग्री 2 का रूट है, 1 डिग्री है, तो 2 डिग्री, यहाँ 3 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। सो 3 हो जाएगी तो कट के ये 1 आ जाएगा इसका, यहाँ पे क्या होगा 1 है 1 है, अच्छा ये तो 0 ही हो गया ना। तो फाइनली ये चेक कर लो लिमिट क्या आएगी, नहीं तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और वैसे समझना है पोलर फॉर्म में ले आओ। तो ये तो 0 हो गया h इंटू 0, तो रुक जाओ, तो यहाँ से आ जाएगा सिंपली, अच्छा पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके भी देख सकते हो, ये सिंपली है ना, तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करूँगा मैं तो बोल रहा है के इंटू एच स्क्वायर अपॉन आएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर की पावर 1 प्लस 1/2, 3/2 आ जाएगा। अब यहाँ पे है ना पोलर फॉर्म में आप कन्वर्ट करके देख सकते हो, तो जब यहाँ पे अगर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर ले या पाथ के अलॉन्ग जैसे तुम कर रहे हो तो भी ठीक है। सो ये हो जाएगा लिमिट r टेंस टू 0, और ये तो r स्क्वायर हो जाएगा, r स्क्वायर बार 3/2, तो ये r क्यूब रहेगा, और यहाँ r क्यूब के वो क्या रखते हैं, हाँ एक्स को साइन थीटा, वाई r कॉस थीटा, r साइन थीटा, है ना, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, ये कैंसिल हो गया। तो दिस विल डिपेंड ऑन थीटा, और थीटा पर डिपेंड करता है मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज इफ लिमिट एग्जिस्ट देन इट मस्ट बी यूनिक, है ना। तो दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट क्योंकि थीटा पर डिपेंड कर गया, तो दिस लिमिट डज नॉट, मतलब डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ये ट्रू कह रहा है ना। तो लास्ट स्टेटमेंट ट्रू है, अभी तक ओके है। हमें चुनना क्या था, फॉल्स चुनना था, राइट है ना। तो अभी हमने क्या क्या सिलेक्ट, हमने चेक किया, तो हमने चेक किया ये एग्जिस्ट करती है, हर पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगी, ये भी एग्जिस्ट, ये भी एग्जिस्ट, और ये ट्रू कह रहा है, डिफरेंशिएबल नहीं है तो मतलब ट्रू कह रहा है। हमें चुनना है फॉल्स, तो मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी इनमें से किसी एक पॉइंट पे, है ना। तो अब हमें क्या डिसाइड करना है, अब देखो हमें डिसाइड करना है कि ये पार्ट ए बी सी को, है ना, हमें ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट चुनना है, ये ट्रू स्टेटमेंट है, हमें फॉल्स चुनना है। तो कह रहा है पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगी और बाउंडेड होगी हर पॉइंट पे, तो मेनली यहाँ पे कंसर्न हमारा 0 0 पे रहेगा, बाकी पॉइंट तो ठीक है। तो एक काम करो, इसको एफ एक्स निकालो, एफ एक्स एट ऑल पॉइंट, सो क्या होगा, एफ एक्स एट 0 0 कितना आया हमारा, 0 ही आया था ना, एफ एक्स एट 0 0 0 आया था, तो जब एक्स वाई 0 0 है तो 0 आया था, पार्शियल डेरिवेटिव की बात कर रहा हूँ। और बाकी पॉइंट पे 0 0 के अलावा क्या होगा, सिंपली इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, नॉर्मली जो डिफरेंशिएशन करते हैं ना कोसेंट रूल से, तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, कितना आएगा। तो x के रेस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, तो x तो सिर्फ डिनोमिनेटर में दिख रहा है, तो 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर, तो माइनस वाई क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, वाई क्यूब एज इट इज 1/x दिस, अब x का इनटू में आ जाएगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। तो ये आएगा आपके पास
-2xy³ अपॉन, बाकी लोग अपना चेक कर लो ये कैलकुलेशन सही है ना, तो x² + y² का होल स्क्वायर। ओके जी, देखो ये कब है, जब x, y नॉन ज़ीरो है, ठीक है, इस तरह से सिंपल डिफरेंशिएशन कर लिया। अब क्वेश्चन है क्या ये बाउंडेड फंक्शन है, ये क्वेश्चन है कि ये फंक्शन बाउंडेड है या नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपको चेक करना है क्या ये बाउंडेड है हर रियल नंबर पे। तो सोचो एक्स वाई की ऐसी क्या वैल्यू लोगे कि ये अनबाउंडेड हो जाएगा, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है, देखो। तो न्यूमरेटर में x की पावर 1 है और डिनोमिनेटर में अगर ऐसे देखोगे तो x की पावर 4 है, और न्यूमरेटर में y की पावर 3 है, डिनोमिनेटर में y की पावर 4 है। तो डिनोमिनेटर डोमिनेटिंग है, मतलब पावर ज़्यादा है ना। सो इसमें कुछ इनइक्वालिटीज यूज कर सकते हो तुम। ये बताना है। पोलर फॉर्म से हो जाएगा ना, हाँ, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने से। कन्वर्ट कीजिए, वो कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा में आ जाएगा ना। यस सर, बाउंड हो जाएगा। मतलब ये न्यूमरेटर की डिग्री है ना यहाँ पे, हालांकि इक्वल ही है दोनों का डिग्री। तो ये बाउंडेड होगा बाउंडेड सीक्वेंस, हाँ। कि एक्स वाई की ऐसी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी जहाँ पे ये अनबाउंडेड हो जाए। चेक करो, जैसे तुम इनिशियली यू कैन डू एक्सपेरिमेंट कि लाइक एक्स अगर बहुत लार्ज लूंगा तो क्या होगा, तो यहाँ एक्स लार्ज लोगे, यहाँ भी एक्स लार्ज रहेगा, ठीक है ना। तो वो जीरो पे ले जाएगा खींच के। एक्स टेंस टू इन्फिनिटी लोगे ना तब भी जीरो पे जाएगा, एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी लोगे तब भी जीरो होगा, वाई टेंस टू इन्फिनिटी लोगे तब भी जीरो पे जाएगा, वाई टेंस टू माइनस इन्फिनिटी लोगे तब भी जीरो पे जाएगा, और जीरो जीरो पे ऑलरेडी डिफाइंड है, जीरो जीरो के अलावा कुछ और लोगे था ना तो ये डिफाइंड रहेगा। बाकी जैसे जैसे इसका पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके देख लो कि मतलब कोई भी पॉइंट एक्स जो कार्टेशियन फॉर्म है दैट वी कैन राइट इनटू पोलर फॉर्म। तो एक्स कॉमा वाई को हम पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, यही ना। तो आर कॉस थीटा आर साइन थीटा कर सकते हैं, तो उससे कन्वर्ट करोगे तो तुम्हारा है ना डिनोमीटर में ये आर की पावर 4 कट जाएगा, साइन और कॉस में आ जाएगा ये सिंपली वैल्यू। तो इसका मतलब है कि चाहे कोई वैल्यू लो, साइन कॉस बाउंडेड फंक्शन है तो बाउंडेड ही आएगा। तो ये बाउंडेड है, ये भी ट्रू कह रहा है, इसका मतलब सेम चीज तुम इसको अब y के रेस्पेक्ट में डिफरेंस सेम जैसे मैंने x के लिए किया ना, अभी यही प्रोसेस तुम अभी तो ये देखा था ये ओके था, अब ये बाउंडेड चेक करना तो उसके लिए fy निकालना पड़ेगा। fy कैसे आएगा, तो fy आने के लिए तुम्हें y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा उसको, जैसे अभी x के लिए किया ना मैंने, तो वैसे ही y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो और निकालो fy क्या आएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या करना होगा हमें, सो वी हैव टू फाइंड fy एट 0 0। तो ये तो 1 आया था 0 0 पे ना fy, तो हमने पार्शियल डेरिवेटिव निकाले थे, नॉट 0 0, यहाँ xy। सो यहाँ पे x कॉमा वाई ले लिया, तो हमने भी पार्शियल डेरिवेटिव निकाले थे 0 0 पे, 1 आया था y का, तो ये तो 1 आ गया था, ये है। अब इस फंक्शन को कोसेंट रूल लगा के तुम y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, बताओ क्या आएगा। तो उसको सिंप्लीफाई करके यहाँ लिख लो और अब चेक करो कि क्या होगा। कहता है डिफरेंशिएशन करके बताओ, डिनोमिनेटर तो वही रहेगा x² + y² का होल स्क्वायर, न्यूमरेटर सिंप्लीफाई करके बताओ क्या आएगा। डिनोमिनेटर यही है, थ्री वाई स्क्वायर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हाँ आगे भी है कुछ, यस सर, तो उसको सिंप्लीफाई करो। -2y⁴। अच्छा -2y की पावर 4, ओके, तो मतलब 3 टाइम x² + y² -2y4 -2y4। सर 3 टाइम वाई स्क्वायर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
3 टाइम एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, 3y स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अच्छा माइनस 2y पावर 4। ओके ओके, 3 के साथ y स्क्वायर, सो 3y स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो न्यूमरेटर में x की जो टोटल पावर है 2 है, डिनोमिनेटर में 4 है, y डिनोमिनेटर में जो है 4 पावर है। तो तुम सिंप्लीफाई थोड़ा और कर सकते थे ना, उसको खोल लेते तो y की पावर 4 वाला कम नहीं हो जाता, 3y की पावर 4 माइनस 2y की पावर 4। तो यहाँ कहीं ना कहीं ये सिंप्लीफाई होकर ऐसा आएगा। देखो न्यूमरेटर को थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, खोल लो इसको, तो इसको खोलोगे तो कितना आएगा 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस या प्लस y की पावर 4 ना, सो ये आएगा 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y की पावर 4 या माइनस प्लस ना। ठीक है, तो ये आ गया। अब तुम खुद सोचो यहाँ पे, अगर इसको भी पोलर फॉर्म में चाहो तो कन्वर्ट कर लो, तो ये भी कॉस साइन में आएगा। तो बाउंडेड तो है, कॉन्टिन्यूअस है क्या, क्वेश्चन ये है। अब तुम्हें देखना है कि क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, क्यों? क्योंकि इसकी लिमिट नहीं एग्जिस्ट करेगी, ये बाउंडेड होगी। फिर से हर जो एक्स वाई पॉइंट है उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ये बाउंडेड आएगा, क्योंकि कॉस साइन में आएगा, मतलब कॉस साइन का प्रोडक्ट आएगा। तो ये फंक्शन बाउंडेड है, लेकिन लिमिट एग्जिस्ट करेगी क्या? तो तुम ये चेक करो कि लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 एफ वाई एक्स कॉमा वाई, ये तुम्हारा आएगा डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, चेक करो, ये आएगा डज नॉट एग्जिस्ट। कैसे पता चला? सॉल्व करके देखो, क्योंकि वहां भी तुम पोलर फॉर्म में ही कन्वर्ट करोगे, वो कॉस साइन पर डिपेंड कर जाएगा। तो इसका मतलब है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो यहां से ये समझ आया कि सी वाला फॉल्स स्टेटमेंट है। ये जो सी है ना, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, बी ट्रू है। ये बाउंडेड तो है लेकिन कॉन्टिन्यूअस नहीं है 0 0 पे, है ना। तो ये 0 0 पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो सी इज द फॉल्स स्टेटमेंट, तो सी इज द ट्रू ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन हमें वो चुनना है जो फॉल्स है। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, जो हमें चुनना था। ठीक है ना, तो मैं कह रहा हूं इस फंक्शन में लिमिट 0 0 पे एग्जिस्ट नहीं करेगी, बिकॉज पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे वो थीटा पे डिपेंड कर जाएगा, देन लिमिट यूनिक तो आएगी नहीं। तो लिमिट तो थीटा पे डिपेंड करे, मतलब थीटा के डिफरेंट वैल्यू को लिमिट डिफरेंट आएगी। सो लिमिट इज नॉट यूनिक, सो लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो अभी है ना 39, सीधा 39। तो यहाँ पे इसमें क्या डाउट है भाई? ये तो वैसे ही क्वेश्चन है, सिंपली जैसे इसका मतलब हाँ लिया आगे 1/थीटा का n/t UMV जो है ना, ए और बी ऑप्शन, हाँ उसमें n/t का तो मतलब 1/थीटा होना चाहिए ना, -1 एन अपॉन टी का UMV 1/थीटा का होना चाहिए। तुम्हें एक्सपेक्टेशन निकालना आता है? तुम इसका एक्सपेक्टेशन निकाल के बताओ क्या आएगा। टी कंप्लीट सफिशिएंट है ना? हाँ ये सर। हाँ, तो बताओ इन दोनों में से कौन सा अनबायस्ड होगा? एन अपॉन टी आएगा? नहीं, n-1 अपॉन टी आएगा। यूएमवी में रेसिप्रोकल थोड़ी होता है कि टी इज द यूएमवी ऑफ थीटा, ऐसा थोड़ी बोलेंगे 1 अपॉन टी इज द यूएमवी ऑफ 1 ऑफ थीटा, ऐसा थोड़ी होता है। यूएमवी में इनवेरियंस प्रॉपर्टी नहीं लगती है। अरे भाई, तो ये सब तुम कहाँ खोए हो? इसमें तुम्हें निकालना पड़ेगा एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स, ये निकालना आता है। यहां पे ये करना पड़ेगा। तो अभी के लिए समझो टी तुम्हारा शायद समेशन एक्स आई होगा, है ना, तो ये गामा में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसमें निकालो एक्सपेक्टेशन ऑफ टी, जब निकालोगे थीटा अपॉन n-1 आएगा, या शायद क्या आएगा, टी नहीं ना, हमें 1/t चाहिए। एक्सपेक्टेशन ऑफ, हाँ, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/t निकालोगे, ये n-1 अपॉन थीटा आएगा। ये क्या लिख रहा हूँ मैं, थीटा अपॉन n-1 ऐसा आएगा जी, ऐसा कुछ मिलेगा यहाँ पे। ऐसा कुछ मिलेगा।
1/t का फॉर्मूला होता है सर थीटा बाई में अल्फा माइनस 1। हाँ लेकिन देखना है कि कौन सा यहाँ पे वो है डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है, कहाँ गया, तो इसको क्वेश्चन तो बुलाया ही नहीं। एक्सपोनेंशियल 1/थीटा का। अच्छा यहाँ पे तो ये गामा है ना, ये तो गामा का सम तो गामा ही होता है। देखो यहाँ पे एक मिनट देखो, एक्स क्यूब का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है यहाँ पे, इसमें एक्स क्यूब का डिस्ट्रीब्यूशन आएगा एक्सपोनेंशियल रेट 1/थीटा वाला आएगा, एक्सपोनेंशियल रेट 1/थीटा, और समेसन एक्स आई क्यूब आई फ्रॉम 1 to n, ये आएगा गामा n कॉमा 1/थीटा। जैसे यही तुम्हारा t है अभी एक्चुअली, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ t अगर यहाँ से निकालोगे ना, क्योंकि इसका मीन होगा थीटा, रेट 1/थीटा है ना, तो मीन थीटा, तो ये n थीटा आएगा, और एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/t निकालोगे ना, तो ये आएगा n-1/थीटा। ये ऐसा लिख रहा हूँ, ये इस वाले क्वेश्चन में आएगा ऐसा कुछ आएगा। ये तुम्हें कैलकुलेट करना होगा, ये तो मैं गेस कर रहा हूँ, ठीक है, तुम्हें फाइंड करना होगा। तुम फॉर्मूला क्या जानते थे, अल्फा माइनस 1/बीटा, डिराइव किया था क्लास में हमने हालांकि, बीटा बाई में अल्फा माइनस 1। बीटा बाई अल्फा माइनस 1, तो करो यहाँ से बीटा बाई अल्फा माइनस 1, तो हो तो जाएगा बीटा बाई अल्फा माइनस 1, वो लगाओगे तुम्हारा बीटा ये है, तो अगर जैसे x है गामा अल्फा बीटा, तो जब एक्सपेक्टेशन ऑफ x क्या लेते हो, अल्फा अपॉन बीटा वाला केस है, मल्टीप्लिकेशन वाला। वहाँ में मीन कितना आएगा, एक्सपोनेंस थीटा आएगा, तो उसका n थीटा आएगा, तो n थीटा कब आएगा, n/1/थीटा होगा, यही वाला होगा। सो अल्फा अपॉन बीटा अपॉन अल्फा माइनस 1, ये डिराइव करके देख लेना, मैंने क्लास में डिराइव कराए थे, तो इसको खुद से डिराइव करके देखो। तो यहाँ जो मैं PDF लेके चल रहा हूँ वो मेरा ये PDF है, तो यहाँ पे जो मैं इस थ्योरी की बात कर रहा हूँ, दिस थ्योरी, जो ये वाला मैं थ्योरी बात कर रहा हूँ, ये इस PDF के हिसाब से है ना। बीटा कब आता है, इस PDF के हिसाब से देखो ठीक है, तो इस PDF के हिसाब से ये है, इसी PDF के हिसाब से वो लिखा गया है, तो ओके आएगा, है ना। तो यहाँ से अगर यही चीज़ वहाँ लगाओगे तो तुम्हारा बीटा है 1/थीटा और अल्फा है n, तो यही तो आएगा, बीटा है 1/थीटा, अल्फा है n, तो यही तो आएगा जो कहा हमने। तो यहाँ से एक्सपेक्टेशन ऑफ n-1/t 1/थीटा आ गया, t कंप्लीट सफिशिएंट है, तो UMVU हो गया, तो लेमन-सेफी थ्योरम से दिस इज UMVUE ऑफ 1/थीटा, ये आ गया, ठीक है। ठीक है, आज यहीं स्टॉप करते हैं, बाकी क्वेश्चन अगले क्लास में। तो अभी क्या करना है, 2024, 23, 22, 21 डिस्कस कर रहा हूँ, तो कल भी 21 कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। थैंक यू।